गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन एंड मेजरमेंट्स के नए टॉपिक, जिसमें हम लोग मेजरिंग लेंथ करेक्टली, पैरेलल, प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ स्केल, जीरो मार्क डैमेज, मेजरिंग स्मॉल थिकनेस, मेजरिंग कर्व लाइन और रेस्ट एंड मोशन के टॉपिक को डील करेंगे। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे नीड ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट और उसमें ये जाने थे कि क्यों एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरी होती है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी नीडनेस को पूरा करने के लिए अब हम जानेंगे कि कैसे हम करेक्टली किसी भी लेंथ को मेजर करेंगे। तो किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए प्रॉपर स्केल हमारे पास होने चाहिए और प्रॉपर स्केल में हम लोग अपने डिस्टेंस के अनुसार अपने मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। तो आप जानते हैं कि आपका स्केल क्या क्या हो सकता है, जैसे मीटर स्केल होता है, मीटर रड होता है, फिर आपको स्टील स्केल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फिर आपको रूलर है, आपका वर्नियर कैलिपर है। ये सब चीज आप लेंथ के मेजरमेंट में यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ स्केल। स्केल जो मेरा होगा, आप जनरली अपने स्केल को ही समझिए पहले कि जो आपका स्केल होगा वो प्रॉपर प्लेसमेंट कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट रखा है और इसका हमको लेंथ मेजर करना है, तो हम अपने रूलर को, स्केल को कभी भी इस ढंग से प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी इस ढंग से प्लेस नहीं करेंगे। हमको प्लेस कैसे करना होगा, तो जिस ढंग से, जिस डायरेक्शन में मेरा ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम अपने स्केल को भी प्लेस करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका स्केल बड़ा है, उसी डायरेक्शन में हम अपने स्केल को प्लेस करेंगे और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जो यूनिट आएंगे वो आप मेजर कर लीजिए, तो आपका एग्जैक्ट स्केल बताएगा। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट होता है क्या, कि ये जो होना चाहिए ये जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब जीरो मार्क होना चाहिए। अगर जीरो मार्क डैमेज हो गया तब हम उसको दूसरे तरह से फिर मेजर करेंगे। पहले हम जानते हैं कि अगर जीरो मार्क है तो जो मेरा पॉइंट स्टार्ट होगा वो जीरो मार्क पे होना चाहिए। फिर हमारे आईज जो होंगे जिससे हम इसको मेजर कर रहे हैं, आईज हमारे एकदम परपेंडिकुलर इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे। अगर परपेंडिकुलर हमारे ऑब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, हम साइड से देखेंगे, साइड व्यू से, तो मेरे मेजरमेंट कभी भी सही नहीं आएगा। तो जब मेरा मेजरमेंट गलत हो जाता है, ठीक है, हमारे आई ऑफ कांटेक्ट के कारण, तो उस एरर को हम कहते हैं पैरेलल एरर। ठीक है, मतलब आप मेजर कर रहे हैं और मेजर करने के दौरान आपका आई जो है वो परपेंडिकुलर न होके साइड व्यू से देखा गया, तो वो जो मेजरमेंट आप मेजर कीजिएगा वो सही नहीं होगा और उस सही गलत चीज को हम नाम देते हैं पैरेलल एरर। क्लियर? तो फर्स्ट आपका पॉइंट क्या होगा कि जो स्केल आप रखिएगा वो एकदम इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको लाई किया उसी डायरेक्शन में स्केल को भी रखना होगा। दूसरा, ऑब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट होना चाहिए और जहां जीरो मार्क है वहीं से आपका ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट स्टार्ट होगा। और थर्ड हो गया कि आपके आई ऑफ कांटेक्ट एकदम परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट के होने चाहिए जिससे कि आप एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकें। और वही अगर एक्यूरेट नहीं हो पाता है, साइड व्यू से आप उसको मेजर करते हैं तो वो एरर हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा और उस गलती को हम नाम देते हैं पैरेलल एरर। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया और ये पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन एक यहाँ पे बात आया कि अगर जीरो मार्क डैमेज है, मान लीजिए किसी कारणवश स्केल आपका टूट गया और स्केल जो टूटा है वो आपका जीरो मार्क से अगर टूटा है, तो अगर आपको 7 मीटर की लेंथ को मेजर करना है तो स्केल को आप जीरो से जब रखते थे तो जहां पे 7 आता था वो आपका
7 सेंटीमीटर का या 7 मीटर का, जो आपके जरूरत के हिसाब से, जैसे स्केल में सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को बताता है, तो जो आपका स्केल मेजर करेगा वो 0 से 7 तक मेजर करेगा। लेकिन अगर आपका ये पॉइंट ही टूट गया और स्टार्ट हुआ है 1 से, तो आपको 1 से कहाँ जाना होगा, 8 तक जाना होगा, क्योंकि इधर आप 1 यूनिट छोड़ दिए हैं तो आपको 1 यूनिट आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस हिसाब से 0 से जितना दूरी आपका स्केल टूटा है उतना ही दूरी आपको ऐड करना होगा। मतलब 7 आपका अगर 0 से 1 यूनिट टूटा हुआ है, मतलब 1 से आपको स्टार्ट कर रहा है, तो 7 में 1 हम ऐड करेंगे और जो आएगा वो 8 सेंटीमीटर, वो एग्जैक्टली क्या बताएगा, 7 सेंटीमीटर को बताएगा। क्योंकि आप 0 से मेजर नहीं कर रहे हैं, आप कहां से मेजर कर रहे हैं, 1 से मेजर कर रहे हैं, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी ही आपको 7 सेंटीमीटर होगी। भले वो 8 सेंटीमीटर बता रहा है, लेकिन वो गलत स्केल, टूटे हुए स्केल होने के कारण वो 8 सेंटीमीटर को शो कर रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को ही बताता है। तो जब भी आप स्केल आपके टूटे होंगे तो जितने भी डिस्टेंस टूटे होंगे आपको जितना दूरी तय करना होगा उसमें उतने दूरी जितने टूटे हैं उतना दूरी का ऐड कर दीजिएगा, और जो आएगा जिस जगह पे आपका पॉइंट जाएगा उसी को वही आपका एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा। ठीक है, तो हमारा 0 मार्क डैमेज अगर है तो किस हिसाब से हम उससे मेजर करेंगे वो आप जान गए। फिर भी नहीं जाने हैं, नहीं समझे हैं, तो एक बार और इस टॉपिक को फिर से रिपीट कीजिएगा, देखिएगा समझ में आ जाएगा। वो ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे स्केल है, मान लीजिए 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके मान लीजिए आपका स्केल आगे बढ़ रहा है और ये 0 मान लीजिए टूट गया, ये स्केल का ये 0 पार्ट टूट गया और आपका स्टार्ट हुआ है 1 से। तो 1 से जब स्टार्ट हुआ है और आपको 5 सेंटीमीटर की यूनिट मेजर करनी है, तो ये 0 से कितने दूरी 1 यूनिट में जुड़ा है, तो इसमें हम 1 यूनिट ऐड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर 5 को मेजर करना है और 1 से मेजर करेंगे तो 6 तक जाएंगे, और 6 तक जाने पे जो मेरा मेजर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर को डिनोट करेगा। क्लियर? तो ये 0 मार्क डैमेज हो गया। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कि मेजर कैसे करेंगे अपने थिकनेस को। ठीक है, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट के थिकनेस को, मोटाई को अगर मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक स्लैब है, ग्लास स्लैब है, ठीक है, और उसके थिकनेस को, इसको मेजर करना है। तो अगर जैसे आपकी ये टेस्टर है, इस टेस्टर को अगर आप मेजर करना है, इसके थिकनेस को, सिंपली आप क्या कीजिएगा, एक रूलर लीजिएगा और उसको 0 से लेकर यहाँ तक मेजर कर लीजिएगा कितना हो। लेकिन मान लीजिए कि आपका थिकनेस पतला हो जाए किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे पेपर का थिकनेस अगर पतला हो गया तब उसको कैसे मेजर कीजिएगा, उसको तो स्केल से मेजर करना मुमकिन नहीं है। तो उस जगह पे हम उसके लिए इंस्ट्रूमेंट लेंगे, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग जैसे लास्ट क्लास में बताए थे कि वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत छोटे थिकनेस को, बहुत छोटे लंबाई को वो मेजर करके बता देता है। तो जब हम छोटा पतला कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसकी थिकनेस को मेजर करनी होती है तो हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कोई अगर मोटा ऑब्जेक्ट है तो सिंपली हम उसको स्केल से या मीटर टेप से उससे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजरिंग स्मॉल थिकनेस, बहुत पतला थिकनेस को अगर करना है, पेपर का अगर थिकनेस करना है तो आप वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट टॉपिक है हमारे मेजरमेंट का, मेजरिंग कर्व लाइन। ठीक है, तो मेजरिंग कर्व लाइन, अगर आपके पास कोई कर्व लाइन है, मान लीजिए इस ढंग का आपको कर्व सरफेस है और इसके लेंथ को मेजर करना है, तो दो तरीका है। या तो आप मीटर टेप ले लीजिए जो टेलर लोग रखते हैं, या कोई थ्रेड ले लीजिए और उसको स्केल पे या मीटर टेप पे मेजर कर लीजिए। और दूसरा तरीका है डिवाइडर, जो आपको मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिलते हैं। तो
थ्रेड को अगर जिस ढंग से ये लाइन मेरा चला है उसी ढंग से हम अगर थ्रेड को रख दें इस पे और जिस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मेजर करके हम मीटर स्केल पे नाप लें तो उस थ्रेड से हमको पता चल जाएगा कि इसकी दूरी क्या है। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ और दूसरा होता है डिवाइडर। आप अपने इंस्ट्रूमेंट मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में इस ढंग के देखे होंगे, इसी को कहते हैं हम डिवाइडर। इस डिवाइडर को आप छोटा सा डिस्टेंस ले लीजिए और छोटा सा डिस्टेंस ले लेके इसको मेजर कर लीजिए। मान लीजिए कि आपको स्केल से उस डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं 0.5 सेंटीमीटर और फिर इसको हम मेजर करते हैं तो काउंट करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितने बार डिवाइडर को प्लेस करना पड़ा, रखना पड़ा। और 0.5 सेंटीमीटर का लेंथ है और मान लीजिए कि आपको 12 टाइम्स प्लेस करना पड़ा है उस डिवाइडर को यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में, तो 12 से जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 सेंटीमीटर आएगा और ये लेंथ आपको पता चल जाएगा कितना है, 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो हम दो तरीका से इस चीज को काम कर सकते हैं, कर्व लाइन को मेजर कर सकते हैं, एक तो थ्रेड की मदद से या मीटर स्केल की मदद से और दूसरा डिवाइडर की मदद से। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए आज हम लोग मेजरमेंट को खत्म कर लिए। अब हमारा इस चैप्टर का अगला टॉपिक है मोशन। तो ये टॉपिक आपका मेजरमेंट कंप्लीट हुआ। मेजरमेंट से कोई भी डाउट है कल अपने डाउट क्लास में जरूर से क्लियर हो जाइएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद हम लोग मोशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो मोशन से फिर नए डाउट्स आएंगे और फिर आप मेजरमेंट से पूछिएगा तो आपको भी परेशानी होगी और हम लोग भी टॉपिक से डेविएट कर जाएंगे, क्योंकि मेजरमेंट में अलग बात था और मोशन में हम लोग अलग चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं रेस्ट एंड मोशन के बारे में। देखिए, रेस्ट कोई ऑब्जेक्ट कब कहते हैं, मान लीजिए ये एक व्हीकल है। ठीक है, ये कोई व्हीकल है, ये काफी टाइम से इसी जगह पे रुका हुआ है, मतलब समय तो आप रोक नहीं सकते हैं, समय तो चलता रहता है, तो समय बीत रहा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट इसी जगह पे प्लेस है, रुका हुआ है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं रेस्ट। ठीक है, मतलब वो अपने जगह को समय के साथ चेंज नहीं किया, इसलिए वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। मतलब when an object does not change its position with respect of time, then we say that object is in rest। और अगर ये ऑब्जेक्ट समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज करता जा रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, मतलब समय भी बदला, वो ऑब्जेक्ट अपना जगह भी बदल लिया, तो हम कहेंगे हम क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। When an object changes its position with respect of time is known as motion or the body is simply in motion। ठीक है, तो सिंपली आज हम लोग हल्के से इसके बारे में जानते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या है। तो रेस्ट के लिए कहेंगे when an object does not change its position with respect of time or with the passage of time, then the body is simply in rest। And when the object does not change its position, when the object changes its position with the passage of time, we say that the object is in motion। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर के पास खड़े हैं और काफी टाइम से उसी घर के सामने आप अगर खड़े हैं तो आप कहते हैं कि हम खड़े हैं, मतलब स्थिर हैं, रुके हुए हैं, लेकिन आप अपने घर से निकले और कहीं चले गए। ठीक है, तो उस जगह पे हम कहेंगे कि आप इसमें है, मोशन में है, क्योंकि समय बीता, आप भी अपने घर से दूसरी जगह चले गए, तो उसको हम कहेंगे आप मोशन में है। अब जानिए, रेस्ट और मोशन ये दोनों रिलेटिव टर्म हैं, ये दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म कहने का मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, कैसे डिपेंड करते हैं, आप अगर हम इस ऑब्जेक्ट को बोले, इस बोर्ड को बोले कि ये रेस्ट में है, तो कैसे रेस्ट में है, क्योंकि मेरे साथ साथ ये भी इस पोजीशन पे रुका हुआ है और
पोजीशन को चेंज करते हैं, ये अपना पोजीशन नहीं चेंज करता है, तो हम कहते हैं कि ये फिर भी रेस्ट में है। मतलब ये रेस्ट में होगा, हम मोशन में हो सकते हैं या हम रेस्ट में हो सकते हैं, तभी ना हम इसको बता रहे हैं कि ये रेस्ट में है। मतलब ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो ये रेस्ट में है। तो और अगर हम मोशन में आ गए, मतलब हम अपने पोजीशन को चेंज कर लिए, तो इसके द्वारा ये हमको बतला रहा है, इसके द्वारा हमको क्या समझ में आ रहा है कि हम मोशन में आ गए, क्योंकि ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया और हम इस पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चले गए, और हम कहेंगे कि हम मोशन में आ गए। तो रेस्ट और मोशन ये दोनों आपस में रिलेटेड टर्म है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हम लोग मेजरमेंट को कंप्लीट कर लिए और मोशन को स्टार्ट किए हैं। आपका काम है कि बुक को एक बार अच्छे से पढ़ के मेजरमेंट को क्लियर हो जाइए। कोई भी डाउट अगर मेजरमेंट से है तो उसको क्लियर हो जाइए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मोशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, मेजरमेंट की चर्चा नहीं आएगी। मेजरमेंट थोड़ा थोड़ा आएगा, लेकिन उसकी ज्यादा विशेष जरूरत नहीं है, उसको जितना जानना था आप जान गए। अब आपको काम है मोशन पे, तो मेजरमेंट से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आज आप क्लियर हो जाइए। कल जो क्वेश्चन एराइज होगा उसको आप क्लियर कर लीजिएगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोशन से रिलेटेड आगे चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।